तो देखिए बच्चों, हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लिया है बहुत सारे पार्टिकल्स का, डिस्क्रीट सिस्टम पार्टिकल्स हो या फिर वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम हो, है ना। उनके हमने फॉर्मूलेस देखे, सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा, कैविटी प्रॉब्लम्स की। अब हम सीखेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसे होता है, उनके लिए क्या इक्वेशंस वैलिड है। और फिर धीरे धीरे हम एंटर कर जाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। अब याद करो स्टूडेंट्स, जो सेंटर ऑफ मास का पहला लेक्चर था, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चों। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आपने बोला था कि ये होता है सर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड मास का वेक्टर प्लस m3 पोजीशन वेक्टर ऑफ थर्ड मास का वेक्टर प्लस डॉट 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 डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 डॉट, है ना। याद करो, यही तो आरसीएम था। अब मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा भाई, देखें। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा ना रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो देखिए कैसे, यहां पर डी आर सी एम वेक्टर बाई डी टी हो जाएगा इज इक्वल्स टू एम वन, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी आर वन वेक्टर अपॉन डी टी प्लस एम टू डी आर टू वेक्टर बाई डी टी प्लस डॉट 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 अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री डॉट 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 डॉट। तो ऐसा नहीं भाई, ये आपका बच्चों इक्वेशन है। तो इसमें ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हो, ये डी आर वन बाई डी टी क्या है बच्चों, इट इज द वेलोसिटी ऑफ एम वन पार्टिकल। उस सिस्टम में जो एम वन पार्टिकल का मास है, एम वन पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, यहाँ बहुत सिस्टम्स है, एम वन है, तो एम वन वी वन रफ्तार से जा रहा है, एम टू है, एम टू जो है वो वी टू रफ्तार से जा रहा है, M3 जो है वो V3 रफ्तार से जा रहा है, M4 जो है वो V4 रफ्तार से जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल्स जो है उनकी वेलोसिटीज हैं और मासेस आपको गिवन है। तो भाई कैसे निकालोगे आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, कैसे निकालोगे, तो उसका देखो रिलेशन हमें मिल रहा है यहाँ पर। ये आ जाएगा m1 v1, जैसे पोजीशन वेक्टर का था वैसा ही सिंपल सा लॉजिक किसके है बच्चों, m2 v2 प्लस डॉट 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 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का। अगर सिस्टम में हर पार्टिकल दौड़ रहा है तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाली जा सकती है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, है ना बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हो जाएगा ACM इज इक्वल्स टू, अगर आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो इसको पहले ऐसे लिख लो ACM की जगह, ये डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dVCM बाई dt is equals to m1 into dv1 vector by dt plus m2 dv2 vector by dt plus dot 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 divide by m1 plus m2 plus dot 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 dot। तो देखिए बच्चों, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 एक्सेलरेशन ऑफ m1 a1 and m2 into acceleration of mass m2 a2 plus dot 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 divide by m1 plus m2 plus डॉट डॉट डॉट। तो बात यह है बच्चों कि आपको अलग से कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, ना ही मतलब रखने की जरूरत है, क्योंकि ये वैसा ही फॉर्मूलेज है जैसा आपने आरसीएम के लिए पढ़ा है ना। बस जहां जहां आर आर आ रहा था वहां वहां वेलोसिटी वेलोसिटी आ जाएगा इस वाले केस में, ये फॉर्मूला जो है। और जब एसीएम निकालोगे तो वहां आर की जगह ए आ जाएगा, है ना। तो A1 A2 A3, तो फॉर्मूला सेम है, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से आपको समझ में आती है बातें, है ना। तो इस तरीके से
जब भी बहुत सारे पार्टिकल्स दौड़ रहे होंगे तो सेंटर ऑफ मास भी कहीं भाग रहा होगा, तो उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। और अगर सारे मास का पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन है तो सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप चाहें तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को बच्चों निकाल सकते हैं ना। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपने लिखा है, ये नीचे क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो है m1a1 प्लस m2a2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, और नीचे m1 प्लस m2 प्लस m, ये है क्या एक्चुअली में, दिस इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल मास ऑफ द सिस्टम ही तो है ये। तो mt को जरा इधर ले जाओ, तो दिस इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू acm वेक्टर इज इक्वल्स टू m1a1 प्लस m2a2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये टोटल मास इनटू acm, ये है क्या बच्चों, ये तो नेट फोर्स होता है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स है ये तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कितना हो जाता है बच्चों, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू acm, क्योंकि एफ नेट में ए जो होता है वो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, याद करो ये मैंने आपको बताया था, है ना। तो नेट फोर्स जो होगा वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो टोटल मास, या फिर इसी को आप बोल सकते हो नेट फोर्स जो है वो बच्चों कितना हो जाएगा, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। तो टोटल मास है इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो नेट फोर्स को ऐसे लिखा जा सकता है ना। अब बच्चों ध्यान से देखो, तो इसको अगर आपने नेट फोर्स लिख दिया है तो नेट फोर्स किसके बराबर आ गया, आप खुद सोचें। तो नेट फोर्स बिकम फोर्स ऑन पार्टिकल 1 प्लस फोर्स ऑन पार्टिकल 2 प्लस फोर्स ऑन पार्टिकल 3 एंड सो ऑन। तो ये सारे जितने ही पार्टिकल्स हैं उन पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सब इन पार्टिकल्स के फोर्सेस हैं, है ना बच्चों। तो इस बात को मतलब हर पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं। और ये जो फोर्स है यहाँ पे जो F1 F2 है ना बच्चों, ये F1 F2 जो फोर्सेस हैं ये एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकते हैं, मतलब सिस्टम से कोई बाहर से भी अप्लाई कर सकता है एक्सटर्नल फोर्स एज वेल एज इंटरनल फोर्स, और ये चाहे तो आपस में कोई फोर्स लगा रहे होंगे तो इंटरनल फोर्सेस भी हो सकते हैं ना, इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल मतलब वो जो एक दूसरे पे लगा रहे हैं वो इंटरनल फोर्सेस भी हैं, और एक्सटर्नल फोर्सेस अगर कोई बाहर से भी सिस्टम पे फोर्स लगा रहा होगा, मान लीजिए M4 पे, तो एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं, उनका नेट समेशन जो है वो नेट फोर्स है। लेकिन जब आप नेट फोर्स निकालते हो तो इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक पार्टिकल दूसरे पे एक साइड फोर्स लगा रहा होगा तो दूसरा पहले पे दूसरी साइड, न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। तो इंटरनल फोर्सेस जो है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, याद करो बच्चों मैंने एलएम में आपको बताया था। तो जो नेट फोर्स है वो केवल एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बचता है ना, कहां पर बच्चों, किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ। अब देखते हैं बच्चों, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं है किसी सिस्टम में, केवल इंटरनल फोर्सेस प्रेजेंट है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो फिर क्या होता है, चलिए उसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। अब देखिए बच्चों, जो हमने बोला कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किसके बराबर है, टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जो पार्टिकल्स हैं वो ही एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अगर जीरो है तो फिर क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगी, ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ एक्सटर्नल फोर्स बिकम्स जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो हो जाए तो फिर क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स जीरो मतलब ये है कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम तो जीरो हो नहीं सकता, टोटल मास की तो कुछ वैल्यू होगी भाई अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। तो इसका मतलब पक्का कौन जीरो होगा, एसीएम। तो हम बोल सकते हैं कि एसीएम इज जीरो। लेकिन एक बात ध्यान दे बच्चों, एसीएम जीरो होने का कभी भी ये मतलब नहीं है कि आपका जो एक्सेलरेशन है A1 A2 A3 वो भी जीरो। मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है भाई, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का वेक्टर होता है m1 A1 प्लस m2 A2 प्लस m3 A3 प्लस डॉट 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 एंड A1, सॉरी नीचे m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो A1 A2 A3 का वेक्टर समेशन मान लीजिए कि इस तरीके से आ रहा है कि ACM जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि A1 A2 A3 जीरो होंगे, नहीं भाई, इंटरनल जो बॉडीज है वो तो फोर्स लगा सकती हैं आपस में, तो उनका तो एक्सेलरेशन होगा कुछ ना कुछ, बट नेट समेशन जो है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो जीरो होगा,
है ना, नेट वेक्टर सम जो है वो 0 होना चाहिए, तब आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन इंटरनल फोर्सेस होने के वजह से इनका इंटरनल एक्सेलरेशन होगा, तो A1 A2 A3 जीरो नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स होने का, फोर्स जीरो होने का कभी भी ये मतलब नहीं है कि जो पार्टिकल्स के एक्सेलरेशन है A1 A2 A3 वो जीरो है। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो does not imply that A1 A2 A3 A1 A2 A3 and so on is equals to जीरो। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे बच्चों कि भाई एसीएम जीरो होने का, नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स होने का जीरो होने का मतलब ये तो पक्का है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। लेकिन उसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि आपका A1 A2 A3 जो है इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है, नहीं, उनका नेट समेशन जो है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर सम जो है वो जीरो आ जाएगा। लेकिन इंडिविजुअल एक्सेलरेशन जीरो कभी भी नहीं है। मतलब ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही कि वो जीरो हो जाए, है ना बच्चों। तो ये इम्प्लाई नहीं करता ये चीज, ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक। उसके बाद फिर आपसे बोला जाए कि भाई अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एसीएम जीरो है, इसका मतलब डीवीसीएम, एसीएम को हमने लिखा था डीवीसीएम बाई डी जीरो है। अच्छा, डीवीसीएम बाई डी जीरो मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट। भाई डिफरेंशिएशन जब आप करते हो तो भाई एक ही चीज का तो डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना, कांस्टेंट वैल्यू का। तो कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो हो जाएगा। अगर कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है इसका मतलब वो वैल्यू कांस्टेंट होगी। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया सिस्टम में, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होने का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। अच्छा, या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो सकता है तब आपका एसीएम जीरो होगा, या फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो जीरो होगा। मतलब दोनों हो सकता है, इट मे बी कांस्टेंट और इट मे बी जीरो। अब जीरो वाले पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन हमेशा जीरो ऐसा जरूरी नहीं। कांस्टेंट वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन जीरो होता है, उस समय भी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो जीरो होगा, है ना बच्चों। अच्छा, कई बार आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि if net external force is equals to zero, then kinetic energy of system remains constant। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है बच्चों वो कांस्टेंट होगी। तो आपसे पूछा जाता है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो एसीएम जीरो है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। और जैसी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हुई तो बच्चे बोलते हैं कि सर वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो भी कांस्टेंट रहेगी। जब वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट हो गई सेंटर ऑफ मास की, तो ऑब्वियसली बात है पूरे सिस्टम पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही है बच्चों, वो जो है कांस्टेंट हो गई है। जबकि इसका सही आंसर है नो। मतलब कुल मिला के ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है बच्चों। एफ एक्सटर्नल जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये फॉल्स है, ये सही नहीं है, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, है ना। ध्यान से समझो इस बात को। बच्चा वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ये सोचकर बता देता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं ऐसा नहीं है भाई। कांस्टेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटीज पर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लूं बच्चों तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप जानते हो कि अगर दो लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, दोनों एक जैसे चार्ज हैं, दोनों रिपेल करेंगे तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पे यहाँ फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इस चार्ज पे यहाँ फोर्स लगाएगा। तो दोनों फोर्सेस लगाएंगे तो इस पे भी एक्सेलरेशन लगेगा, इस पे भी एक्सेलरेशन लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और भाई इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी अगर हमने रिलीज कर दिया, तो इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है, इसकी वेलोसिटी मान लो v2 है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है बच्चे सोचने लगते हैं कि ये लिखा जाएगी,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हाफ एम टोटल बाई एम टोटल इंटू वी सी एम का स्क्वायर। जबकि मैंने आपको ऐसा कभी नहीं बोला कि ऐसा लिखी जाती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये जो आप लिख रहे हो ना बेटा, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। इस तरीके से कभी भी किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखी जाती। काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है एक्चुअली में, काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, है ना। हर एक पार्टिकल का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी बात करनी पड़ेगी किसी इंस्टेंट पर, और उन सबका सम जब आप करोगे तब आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी का रियल फॉर्मूला ये है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप ध्यान से देखो तो पहले जब आपने रिलीज किया था इस सिस्टम को तब इनकी वेलोसिटी जीरो थी। ये तो ऐसे भागने को तैयार थे ना, लेकिन भागे थोड़ी ना थे। इसकी भी वेलोसिटी जीरो तो इसकी भी एनर्जी जीरो, इसकी भी एनर्जी जीरो। लेकिन जैसे ही कुछ दूर जाएंगे तो क्योंकि इन पे फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इनकी वेलोसिटी बढ़ गई। अब वेलोसिटी बढ़ गई तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी तो आ जाएगी। अब दोनों का नेट सम सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आएगी, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ये सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ रही है भाई? जो आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भले ही कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये इंप्लाई नहीं कर रहा है कि v1 v2 v3 भी कांस्टेंट हो गए। देखो बच्चों, इसमें तो वेलोसिटीज बढ़ रही हैं बट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो ये भी आप लिखें कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होने का मतलब डज नॉट इम्प्लाइज दैट, ये इंप्लाई नहीं करता वो, डज नॉट इम्प्लाई दैट कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी v1 v2 v3 आर कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट होंगे ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो इस ये एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो भाई जीरो है क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, बट इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और इसकी रफ्तार भी चेंज हो रही है। तो v1 v2 की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इस केस में ऐसे कई सारे एग्जांपल समय के साथ आपके सामने आते जाएंगे, तो ये आपको समझने की जरूरत है। तो पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला कभी यूज मत कर लेना सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में बच्चों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये फॉर्मूला कभी भी यूज नहीं किया जा सकता, दिस इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का? हर इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी निकालो और फिर उसको ऐड करो तो आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिलेगा। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। और ये मैं आपको यहाँ से बता भी रहा हूँ। तो यहाँ पे होता क्या है बच्चों की इसकी काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ रही है जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो ही है? तो उसका भी कारण आप ये सोचते हो, हम आग जब 12th में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि दो चार्जेस के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है उसको। तो जब ये दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, तो वो कन्वर्ट हो रही है, मतलब इंटरनल एनर्जी या इंटरनल वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। एक्सटर्नल फोर्स ने कुछ नहीं दिया क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल वर्क डन है जो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है किसको भाई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम को, है ना। तो याद रखेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। इसमें ये ऊपर वाला फॉर्मूला आप लिख के नहीं आ जाना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा ये तो बात हुई। उसके बाद आप ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि v1 v2 v3 कांस्टेंट हो, क्योंकि a1 a2 जो a3 है वो जीरो नहीं है, डज नॉट इम्प्लाई दैट a1 a2 a3 जीरो। तो ऑब्वियस सी बात है v1 v2 v3 में जब एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियस सी बात है वो चेंज करेंगी और समय के साथ चेंज करेंगी, तो v1 v2 कांस्टेंट नहीं है। हाँ लेकिन उनका नेट समेशन जो है vcm, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो भले ही कांस्टेंट है जब एक्सटर्नल फोर्स क्या है बच्चों? जीरो। हाँ तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों अच्छे से क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब हम देखो बच्चों, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है या फिर जीरो है, दो कंडीशन पे आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा और उस कंडीशन पे एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा बच्चों? जीरो होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो एक और इंटरप्रिटेशन कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा, है ना। जीरो वाले को छोड़ दो अभी, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो जीरो है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास
can be written as velocity of center of mass is equals to कांस्टेंट। तो अगर आप सोचो बच्चों, मैंने इससे टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो दोनों साइड टोटल मास से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट इनटू टोटल मास तो कांस्टेंट ही होगा ना सिस्टम का, उससे ज्यादा या कम मास तो होगा नहीं, तो टोटल मास जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट होगा बच्चों। तो अगर कांस्टेंट से मास है तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, भाई इधर भी टोटल मास इनटू कांस्टेंट अगर आप करोगे तो ये फिर से कांस्टेंट आ जाएगा बच्चों। टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ मास सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू फिर से कांस्टेंट है, क्योंकि टोटल मास भी तो कांस्टेंट है ना, टोटल मास ऑफ भी तो क्या है बच्चों, कांस्टेंट। अच्छा ये है क्या, टोटल मास इनटू वीसीएम। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है लीनियर मोमेंटम, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो याद रखेंगे कि लीनियर मोमेंटम जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट होता है अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं किया गया, एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। और ये ही तो बता रहा है कि अगर सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। और इसी स्टेटमेंट को बोला गया है कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन momentum is conserved, that is initial momentum is always equals to final momentum। इस बात को आप समझे, तो यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी या फिर जीरो होगी। अगर कांस्टेंट हुई तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो भी कांस्टेंट है, और लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होने का मतलब है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। देखो ये बन गया, इसी को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि इसकी हेडिंग होनी चाहिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनडायरेक्टली हम उसी की बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया ना, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से हम पढ़ते पढ़ते एंटर कर जाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखिए ये आ गया भाई, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसमें जरा ध्यान देना बच्चों, नहीं तो गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो आई होप आपको, मतलब है तो छोटी सी बातें लेकिन मिक्सअप है, बहुत सारी मिक्सिंग है, तो आपको हर पॉइंट जो है वो क्लैरिटी के साथ समझ में आना चाहिए और अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें। हालांकि मैं तो प्रैक्टिस कराऊंगा ही, और आप किताबों से भी प्रैक्टिस करिए घर पर, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझ में आएगा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एसीएम जीरो होता है, एसीएम जीरो होता है इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है तो ये इंप्लाई नहीं कर रहा है कि इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटीज भी कांस्टेंट होंगी, या ये इंप्लाई नहीं हो रहा है कि इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो सेम होगा, वो सब अलग अलग होगा, है ना। लेकिन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये कहा गया है, तो रिमेन्स हम बोलेंगे कंजर्व, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये जो पूरी कहानी है वो क्लियर होगी, समझ में आई होगी, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, है ना बच्चों। तो इसको आप जल्दी से नोट करें, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ जल्दी से। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बच्चों आप लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चाहे तो अच्छे आप वो भी लिख सकते हैं, इसका क्या बोलते हैं स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं। तो बच्चों ऐसा लिखा हुआ मिलता है आपको किताबों में कि इफ एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, देन द टोटल मोमेंटम मोमेंटम ऑफ सिस्टम remains constant, remains constant, that is conserved, उसी को बोला जाता है कंजर्व। तो इसलिए इसको बोला गया कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
लीनियर मोमेंटम है ना बच्चों, अभी तो हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि टोटल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम्स कांस्टेंट इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, है ना, जो कि अभी तक बात करते हैं। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो ये जो है बच्चों, यही चीज आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो आई होप आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्लियर होगा, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना बच्चों। अब इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी जो है बच्चों सेंटर ऑफ मास की, वो कांस्टेंट भी हो सकती है या फिर वो जीरो हो सकती है अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी अगर होगी तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बन जाएगा। तो हम उसको अप्लाई कर देंगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। लेकिन अगर इस एक स्पेशल केस है, अगर हम देखें कि उसमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वीसीएम जो है वो जीरो है। भाई स्पेशल केस देखें, हमने बोला कि एफ नेट इक्वल्स टू एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू जीरो है भाई, इसका मतलब एसीएम जो है वो जीरो होगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो भी जीरो होगा। ये स्पेशल केस है बच्चों, जीरो होगा जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला कि वो चाहे तो क्या भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकती है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू भी निकाली जा सकती है ना। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भले ही जीरो है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि A1 A2 A3 आर जीरो, वो तो है बच्चों। तो V1 V2 V3 भी होंगी, और वो होंगी तो VCM जो है वो जीरो नहीं होगा, VCM कांस्टेंट होगा। लेकिन अब मान लेते हैं कि VCM जीरो है, तो एक स्पेशल केस बन गया। अगर VCM जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास इज रेस्ट, velocity of center of mass zero means कि सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो तो रेस्ट पे आ गया भाई। और याद करो बच्चों, रेस्ट पे आ गया तो मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था कि m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 प्लस डॉट 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 डॉट, इन सभी का सम जीरो हो जाता है। तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। और मान लीजिए कि एक पार्टिकल राइट की तरफ जा रहा है तो एक पार्टिकल लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो एक का नेगेटिव आ जाएगा। तो आप m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू m2 डेल्टा x2 भी लिख सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन को प्लस मान लें तो नेगेटिव डायरेक्शन को पीछे मान लें, तो दो पार्टिकल हैं, तो एक राइट की तरफ जा रहा है एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो एक माइनस लोगे बच्चों, जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो m1 डेल्टा x1 इक्वल टू m2 डेल्टा x2, टू पार्टिकल सिस्टम में आप ये लगा सकते हो। यानी कि अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछूं कि भाई 2 kg है और यहाँ पे 4 kg है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो 4 kg मान लीजिए 4 मीटर ट्रेवल करता है, तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 kg। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों का डिस्टेंस इनटू मास का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए भाई। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दोनों एक ही दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया बच्चों, जीरो। तो इनका जो मोमेंटम है वो सेम होना चाहिए, लीनियर मोमेंटम। तो 4 kg का हो जाएगा 4 × 4 मीटर, तो ये हो गया 16। 16 किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, 2 × d। तो देखो d आ गया 8 मीटर्स। तो इस तरीके से आप चाहें तो, अगर भाई 4 kg जो है वो आपसे पूछा जाए कि 4 मीटर खिसक रहा है तो 2 kg कितना खिसकेगा, तो 2 kg 8 मीटर खिसकेगा। क्यों 8 मीटर इसलिए खिसकना पड़ेगा क्योंकि 2 kg और 8 का जो प्रोडक्ट है वो 4 और किसका, 4 का प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तभी आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो रुक सकता है या रुका रहेगा, नहीं तो इनर्शिया की वजह से वो तो मूव कर जाएगा, फिर कोई मतलब का ही नहीं है ना। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है बच्चों, ये क्लैरिटी से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से डायरेक्टली आप यूज करके ये इक्वेशन को, जब लेकिन कब यूज करना है, जब एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल की फोर्स की प्रेजेंस में नहीं करना है ऐसा, ये सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट जो है बच्चों वो क्लियर होंगे, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो नोट करो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए बच्चों, ये जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे m1 डेल्टा x1 इंटू इक्वल्स टू m2 डेल्टा x2, ये तब यूज करना है जब एक डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ हो रहा है तो दूसरा डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ हो रहा है। मतलब अगर दो से ज्यादा भी है तो आप एक साइड, लेफ्ट हैंड साइड उनको रखो जिनका डिस्प्लेसमेंट एक तरफ है, और राइट हैंड साइड उनको रखो जिनका डिस्प्लेसमेंट दूसरी तरफ है, क्योंकि वो नेगेटिव साइन के साथ आएंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो दूसरी तरफ आके वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वेयर डेल्टा x1 is the displacement
is the displacement in one direction and delta x2 is the displacement in other direction। चलो, तो आई होप बच्चों आपको क्लियर है। तो दो से ज्यादा भी होंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट एक तरफ होगा उनको एक साइड लो, दूसरी तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होगा उनको एक साइड लो। अब ये बच्चों थ्योरी है, बेसिक थ्योरी है सेंटर ऑफ मास की, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की थ्योरी बस इतनी ही है इस चैप्टर में, है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाले में। अब इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अब जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आप उतना सीखोगे, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे भाई, है ना। इसलिए प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की। बाकी मैं आपको कुछ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बता देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको करना आना चाहिए, है ना बच्चों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लो। देखिए बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि 2 किलो का मास है, उसका जो वेलोसिटी है वो आपकी 5 मीटर पर सेकंड है और 4 kg की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। आपको बोला गया है कि इस सिस्टम का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है। तो आप निकाल सकते हो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे भाई, हमने तो पढ़ा हुआ है फॉर्मूला m1 इंटू वी वन प्लस m2 इंटू वी टू। दो ही पार्टिकल है तो इतना ही लिखेंगे, टोटल मास m1 प्लस m2, है ना। तो यहाँ पे देखो m1 कितना है बच्चों, 2 kg इंटू वी वन 5 प्लस 4 kg इंटू वी टू जो है वो 10 डिवाइड बाई टोटल मास, तो डेट इज 6। तो आपका बच्चों अगर ये सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका बच्चों, ये आ जाएगा 2 इंटू 5 10 और ये आ जाएगा 4 इंटू 10 40। तो ये हो जाएगा 50/6 which will become 25/3 meter per second। तो this is the velocity of center of mass for this system, 25/3 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है बच्चों क्लियर होगा, समझ में आया होगा। उसके बाद फिर अगर और देखें तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो आपका 10 kg का पार्टिकल है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सलरेट कर रहा है राइट की तरफ, है ना। और आपका एक और पार्टिकल है जो कि 20 kg का है, तो वो एक्सलरेट कर रहा है इंक्लाइंड इस तरीके से 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई, 53 डिग्री, है ना। तो ये एंगल जो बना रहा है वो 53 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ, जो ये सेकंड पार्टिकल 20 kg वाला पार्टिकल बना। तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, है ना बच्चा। तो एसीएम निकालना है। अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे बच्चों इस सवाल को, एक एक्सेलरेशन में तो केवल एक ही डायरेक्शन में है, बट एक एक्सेलरेशन तो इंक्लाइंड है। तो आपको बच्चों इसको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई में तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो एक्स और वाई में तोड़ लो भाई। एक इसकी डायरेक्शन के अलोंग जो है एक्स एक्सिस ले लो, तो उसमें एक्सेलरेशन लिख लो, और एक वाई में लिख लो तो 20 cos 53। cos 53 जो होता है वो 3/5 होता है बच्चों। तो 5 इंटू ये 4, तो ये 12 आ जाएगा। तो ये 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो इसकी डायरेक्शन के अलॉन्ग है एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन है 20 sin 53, तो 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 20 kg के भाई दो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, एक्स का अलग वाई का अलग। यानी कि हमें भी जो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास का, उसमें दोनों कंपोनेंट होंगे एक्स और वाई। तो हमें एक्ससीएम भी निकालना है, मतलब एक्स एक्स कंपोनेंट ऑफ वो भी निकालना है क्या बच्चों, एक्सेलरेशन, और वाई कंपोनेंट भी निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, इस सवाल को भी सॉल्व करके अगर हम देखें तो इस सवाल को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो भाई। अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो आपको पता है कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास जो है एक्सेलरेशन का वो एक्स कंपोनेंट, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों। तो ध्यान से देखो, आप लिख सकते हो m1 a1x, एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, प्लस m2 a2x अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 कितना है बेटा 10 किलो इंटू एक्स कॉम्पोनेंट है 2 प्लस m2 कितना है 20 kg मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स। तो ए एक्स डायरेक्शन में 12, तो ये 12 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो 10 प्लस 20, तो ये हो जाएगा बच्चों 30 kg, है ना। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ से एक जीरो, ये जीरो, ये जीरो कॉमन आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बचा,
2 इंटू 12 जो है ये 14 हुआ, तो 14 प्लस 2, 12 इंटू 2 जो है 24 हुआ, 24 इंटू 2 तो बच्चों हो जाएगा 26 डिवाइड बाई 3। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट जो है वो 26/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। उसके बाद इसका फिर वाई कंपोनेंट निकाल लो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वाई कंपोनेंट। तो कैसे निकाल सकते हैं भाई? अब ये जो है इसमें ए वाई तो है नहीं, मतलब वाई वन बोलना चाहिए, तो वो तो है नहीं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में भाग रहा है ये, है ना, लेकिन ये इंक्लाइंड भाग रहा है, तो 20 केजी वाले का वाई कंपोनेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m1 इंटू ए वन इंटू वाई प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 2 इन वाई डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो m1 और एक्सेलरेशन 1 ड्यू टू वाई वो कितना हो जाएगा बच्चों? 10 केजी इंटू ए वन वाई तो बच्चों जीरो है, उसका तो कोई कंपोनेंट है नहीं। एम टू है 20 केजी और उसका वाई कंपोनेंट है 16 डिवाइड बाई टोटल मास दैट इज 30। तो देखो बच्चों ये तो जीरो हो गया, तो ये बचा 20 इंटू 16/30, तो जीरो जीरो कैंसिल, और अगर आप ध्यान से देखो तो 16 इंटू 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा 32/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये आ गया, तो ए वाई भी आ गया। तो आपका जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो अब आप लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू जे कैप। तो आप यहाँ से प्रोवाइड करो डाटा, देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू ए एक्सीएम जो है वो हो गया 26/3, और ये तो क्या हो जाएगा, ए एक्सीएम है, ये हो जाएगा आई कैप प्लस ए वाई लिखते हैं अपन, दिस विल बिकम 32, ए वाई लिखेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 32 डिवाइड बाई 3 इंटू जे कैप। तो देखो ये है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का वेक्टर फॉर्म, इस तरीके से निकाल सकते हैं ना। तो अगर इंक्लाइंड भी दौड़ा दिया, सेम डायरेक्शन में दौड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 3D में होता तो जेड कंपोनेंट भी आ जाता है ना। तो इस तरीके से आप सारे जो पार्ट है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट्स।